हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हम साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं एमपीपीएससी का। आपको पता है एमपीपीएससी का पेपर 2022 का आपका बहुत ही पास है। आपको फिर भी बहुत अच्छे खासे डेज मिल गए हैं। आपके पास अभी पूरा का पूरा अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर एंड में जाके आपका पेपर है। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाइए। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए कि आपकी मतलब किस वाले सेक्शन में, जैसे कि आपके अलग अलग पेपर है, 6 पेपर है, किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। साइंस वाला पेपर सबको टफ लगता है, इसलिए साइंस वाला जो पोर्शन है वो हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी यूट्यूब पे ही। और आप क्या करिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये हमारा काम पहुँच पाए। ठीक है, शुरू में आप जैसे आपका पहले क्या होता था, आपको 100 वर्ड्स में लिखने पड़ते थे, अब 50 वर्ड्स में लिखने हैं वही आंसर। तो मैंने उस हिसाब से ही पीडीएफ बनाया है। और जब आपका एक बार प्रीलिम्स निकल गया है, प्रीलिम्स में कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने लग गया, प्रीलिम्स आपका निकल गया है, तो अपनी पूरी मेहनत, पूरी जी जान लगा दीजिए कि इस बार आपका मेंस जरूर निकले, आप इंटरव्यू में जाएं और वहाँ पे भी मतलब आप रैंक लेकर आए। ठीक है, अपनी पूरी मेहनत, आपके पास जितना भी समय है, आप अपना पूरी मेहनत, पूरा ध्यान बस इन 2-3 महीनों में आप इतनी मेहनत करिए कि आपका नाम फाइनल सिलेक्शन पे हो। और यकीन मानिए, जब लास्ट में आप अपना नाम देखेंगे तो ये जो 3 महीने आपकी होगी स्ट्रगल, दिन रात वाली मेहनत, वो आपको ऐसा लगेगा कि ये वर्थ इट था। मतलब मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, इसका कुछ ना कुछ मतलब निकला। ठीक है, तो आपको लास्ट में ऐसा फील करना है तो आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा वीडियो एनर्जी लगाकर वीडियोस ला रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। तो आप भी अपना सपोर्ट दीजिए हमें, मेरे साथ आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आपको क्योंकि मेंस लिखना ही लिखना है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बस रट लिया, प्रैक्टिस नहीं की। आपको आंसर राइटिंग करनी है ढंग से, घर पे बैठ के। आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं कंप्लीट, तो उसके बाद आप लिखने की कोशिश करिए उसको। कोई भी टॉपिक पढ़िए, फिर उसमें देखिए कि 10 शब्द में क्या लिख सकते हैं, फिर 50 वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, फिर अगर वो क्वेश्चन 200 वर्ड्स का बन सकता है तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, ऐसे शुरू में आप धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, और उसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप ऐड हो सकते हैं मुझसे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिया। हम ज़्यादा बड़े वीडियोस नहीं हो, इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन पहले उठाएंगे। ठीक है, जैसे कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये आपका आया है 50 वर्ड्स में। ठीक है, ये याद रखना है कि यही सेम क्वेश्चन आपका 10 वर्ड्स में आ सकता है, व्हाट इज कोरोजन करके। कोरोजन ओनली पूछ सकता है आपका 10 वर्ड्स में। ठीक है, तो अगर 10 वर्ड्स में पूछता है तो आपको क्या लिखना है, इसकी डेफिनेशन बता देनी है। कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस है, वेयर मेटल्स डिटेरियोरेट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। आपके जो मेटल हैं वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आपने डेफिनेशन बता दी। विद देयर एनवायरमेंट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरमेंट, it often occur when metals are exposed to moisture, oxygen and other corrosive substances। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है। अगर 10 वर्ड्स में आता है तो आप डेफिनेशन बताएंगे। नेचुरल प्रोसेस है, इन्वायरमेंट के साथ जो मेटल है वो रिएक्ट करके, केमिकल रिएक्शन करके डिटीरियोरेट हो जाता है। फिर हम क्या बताएंगे इसी में, फिर जैसे 3 लाइनें हैं तो हमने डेफिनेशन बता दी 2 लाइनों में, फिर इसका इम्पैक्ट बता दिया। कोरोजन कैन लीड टू स्ट्रक्चरल डैमेज। ठीक है, ये डैमेज हो गया। रिड्यूस फंक्शनैलिटी एंड इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। आपको पता है जैसे आपका आयरन हो गया, लगातार उसमें क्या होता है, जंग लगती रहती है, तो उसको हमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा उसका करना पड़ता है। तो ये हो गया, आपकी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो बड़ी बड़ी जगह पे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, उनका मेंटेनेंस बढ़ जाता है ड्यू टू आपका कोरोजन। ठीक है, फिर हमें बताना है, अच्छा प्रिवेंशन बताना है। इट्स प्रिवेंशन कैसे होगा, सबसे पहले बताना है प्रोटेक्टिव कोटिंग। आप कोटिंग कर सकते हैं। अब ये सीधी बात है, कोरोजन 10 वर्ड्स में, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन आपका 50 वर्ड्स में। यही 200 वर्ड्स में भी खींच सकता है अगर प्रिवेंशन में फिर आपको बहुत सारी चीजें और बतानी पड़ जाएं। ठीक है, तो प्रिवेंशन में आपने बताया पहले तो कोटिंग आप कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग। अप्लाइंग पेंट, इनेमल और अदर प्रोटेक्टिव कोटिंग क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन द मेटल एंड द कोरोसिव एलिमेंट प्रिवेंटिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब आप क्या करेंगे, जैसे ही कोटिंग कर देंगे, पेंट लगा देंगे, इमल्सन लगा देंगे, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट के साथ ही केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो आपका कोरोजन थोड़ा कम हो जाएगा या रुक जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रिवेंशन का पहला मेथड, आप कोटिंग कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। ये क्या है? कोटिंग मेटल्स विद अ लेयर ऑफ जिंक प्रोवाइड्स sacrificial protection as zinc corrodes instead of the underlying metal। मतलब मेटल के ऊपर क्या लगा रहे हैं? जिंक लगा रहे हैं, तो क्या होगा? मेटल की जगह आपका जिंक जो है वो कोरोड होगा धीरे धीरे। तो ये हो गया आपका गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर आपने बताया एलॉइंग। एलॉय बना दें अगर, तो मिक्स कर देते हैं, मिक्सिंग मेटल विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म अलॉय कैन इनहेंस कोरोजन रेजिस्टेंस। जैसे आपको पता है कि लोहे में लगता है जंग, तो हम क्या कर सकते हैं? उसका स्टील बना देते हैं, फिर स्टेनलेस स्टील कर देते हैं। स्ट्रेंथ के साथ साथ उसमें जंग लगना बंद हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं? एलॉय बना रहे हैं। एलॉय में मेटल रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम उसमें कुछ और चीजें भी मिक्स कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो? उसका कोरोजिव जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। फिर देखिए कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये भी कर सकते हैं यूजिंग सैक्रिफिशियल एनोड और इम्प्रेस्ड करंट सिस्टम टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन में आपका हो गया कि कैथोड की जगह पे हम लगा देते हैं कोई सैक्रिफिशियल मेटल, जैसे आपका गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक लगा रहे हैं, कैथोड में हम कोई और चीज लगा रहे हैं सैक्रिफिशियल एनोड में, तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है दैट प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एनवायरमेंटल कंट्रोल। जैसे कि आपका हो गया लिमिटिंग एक्सपोजर टू मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से जंग लग रहा है या और भी कोई मेटल है जो इरोड हो रही है, तो आप लिमिट कर सकते हैं उसका एक्सपोजर। कंट्रोल कर सकते हैं ह्यूमिडिटी लेवल, ठीक है। आपको पता है ह्यूमिडिटी लेवल कम कर देंगे तो भी कोरोजन जो है वो कम हो जाएगा। रिड्यूसिंग द प्रेजेंस ऑफ कोरोसिव सब्सटेंसेस कैन हेल्प प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। आप बहुत सारी आपको मतलब आपको जैसे 2-3 लाइनें स्टार्टिंग में लिख दी, फिर 5-6 लाइनें बचेंगी यूजेस के लिए, तो ऐसे डिटेल में ना लिख के आप 2-3 लाइनों में बता सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन, फिर जो लेयर चढ़ा रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीसिंग कर रहे हैं, कैथोड प्रोटेक्शन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप 5-6 पॉइंट में डिटेल में जाते हुए एक लाइन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर फॉल आउट एंड इट्स इफेक्ट। न्यूक्लियर फॉल आउट क्या है? न्यूक्लियर फॉल आउट refers to the radioactive particles and debris that are dispersed into the atmosphere following a nuclear explosion or a nuclear reactor accident। आपको पता है जब न्यूक्लियर या तो न्यूक्लियर रिएक्टर का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, उसके अलावा या आपके रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो हैं वो कहाँ चले जाएं? एटमॉस्फेयर में, तब हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर फॉल आउट, ठीक है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल एंड जो डेब्रिस है उसका, वो अगर एटमॉस्फेयर में चला जाता है किसी भी रीजन से, या तो क्या हो? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, या तो न्यूक्लियर रिएक्टर कोई एक्सीडेंट हो, ठीक है। उन दोनों की वजह से जो भी न्यूक्लियर निकलेगा एटमॉस्फेयर में जाएगा, उसका डेब्रिस जो भी जाएगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फॉल आउट, ठीक है। जैसे आपका जापान वाले इलाके में हो गया था। फिर दीज पार्टिकल्स कैन बी कैरीड बाय विंड्स एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ठीक है। तो ये आपके पार्टिकल है न्यूक्लियर फॉल आउट के, तो वो विंड के द्वारा बहुत दूर तक एरिया कवर कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फॉल आउट डिपेंड ऑन द फैक्टर्स सच एज साइज एंड टाइप ऑफ द न्यूक्लियर इवेंट। मतलब न्यूक्लियर फॉल आउट कितना होगा डिपेंड करेगा कि किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कितना, पहले तो इवेंट कितना बड़ा था न्यूक्लियर इवेंट, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, कितना दूर है सोर्स से, उस पर भी डिपेंड करेगा न्यूक्लियर फॉल आउट उस रीजन पे कितना हुआ है। फिर द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन, जैसे मैंने बताया अगर हवा बहुत ज्यादा चल रही है, विंड है, तो विंड क्या करेगी? वो न्यूक्लियर पार्टिकल्स को बहुत दूर तक, बड़े दूर एरिया तक फैला सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर फॉल आउट। अब हमें बताना है इसका इफेक्ट क्या है। आपके पास 9 से 10 लाइन है, 4-5 लाइनों में आप न्यूक्लियर फॉल आउट बताइए, फिर 4-5 लाइनों में आप उसका इफेक्ट बताइए, ठीक है। इफेक्ट देखिए, द प्राइमरी कंसर्न विद न्यूक्लियर फॉल आउट इज रेडिएशन एक्सपोजर। आपको पता है रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं आपके। द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एमिट आयनाइजिंग रेडिएशन विच कैन पेनिट्रेट द बॉडी एंड डैमेज सेल्स। मतलब इतने ज्यादा ये घातक होते हैं, इतने ज्यादा नुकसानदायक होते हैं कि ये रेडिएशन आयनाइज फॉर्म में होती है तो वो बॉडी में चली जाती है और वो डैमेज कर सकती है सेल को, लीडिंग टू एक्यूट रेडिएशन सिकनेस। उसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर बढ़ सकता है, कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशन, आपके जीन्स म्यूटेट हो सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट, ये क्या हो गया? आपका इफेक्ट हो गया इसके अलावा
कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब ये तो हमने सिर्फ आपका ह्यूमन का इम्पैक्ट बताया कि ह्यूमन के ऊपर क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कैंसर का रिस्क है, उसके अलावा जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे आपका रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, फूड, मतलब हर चीज में आपके जो न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, चाहे वो फूड हो, चाहे वो आपका लैंड हो, वाटर हो, हर चीज में, ठीक है। कैन ऑल्सो अकर पोजिंग रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम, मतलब जैसे ही आपका वाटर पोल्यूट हो गया, लैंड पोल्यूट हो गया, तो वो ह्यूमन और एनिमल सबके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। Adequate sheltering, evacuation and decontamination measures are crucial for mitigating the impacts of nuclear fallout, मतलब न्यूक्लियर फॉलआउट आपका कम करने के लिए डिकंटामिनेशन जो प्रोसेस है वो चालू कर सकते हैं, उसके अलावा इवैक्यूएशन करवा सकते हैं, ठीक है, वहां से तुरंत, उसके अलावा एडिक्वेट शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई किससे, आपकी न्यूक्लियर फॉलआउट से रिलेटेड, न्यूक्लियर फॉलआउट एंड इट्स इफेक्ट। ये आपका न्यूक्लियर, जैसे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पूछा, उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रोसेस है, फिशन है, फ्यूजन है, उसके बारे में भी पूछ सकता है। तो आप जब तैयार करिएगा न्यूक्लियर रिएक्शन वाला पोर्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर वाला पूरा, तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका पोलर सैटेलाइट। नेक्स्ट हो गया आपका पोलर सैटेलाइट एंड देयर यूजफुलनेस। सबसे पहले बताएंगे पोलर सैटेलाइट है क्या, फिर उसका यूज बताएंगे, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, आप 50% ले लीजिए पोलर सैटेलाइट का, 50% ले लीजिए यूजफुलनेस का। A polar satellite is a type of अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सबसे पहले बताएंगे इस टाइप है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का, दैट ऑर्बिट्स द अर्थ इन अ पोलर ऑर्बिट, ठीक है। मतलब ये आपका जो अर्थ है, तो ये अर्थ में से ये पोलर ऑर्बिट बनाता है, ये ऐसे करता है, ठीक है। ये आपकी पूरी अर्थ हो गई। फिर पासिंग ओवर द अर्थ पोल ऑन ईच ऑर्बिट, मतलब ईच ऑर्बिट में आपके पोल से ही जाएगा, जितनी बार भी वो ऑर्बिट करेगा अर्थ का, वो किससे गुजरेगा, पोल से होके गुजरेगा, क्योंकि क्या है, पोलर सैटेलाइट है। तो आपको सीधे समझ में आ ही रहा है कि पोलर सैटेलाइट है, तो जो ऑर्बिट करेगा वो पोलर के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब हर बार वो क्या करेगा, अर्थ पोल्स को ईच टाइम क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। अनलाइक सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, पोलर सैटेलाइट प्रोवाइड्स ग्लोबल कवरेज एज दे कवर द इंटायर अर्थ सरफेस ओवर टाइम, ठीक है। वो क्या करेंगे, जैसे आपका ये पोल हुआ तो धीरे धीरे पोल पे ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसे क्या हुआ कि पूरा आपका जो अर्थ सरफेस है वो कवर हो जाता है, ठीक है। फिर हमें यूजफुलनेस बताना है। यूजफुलनेस सबसे पहले तो वेदर फोरकास्टिंग, पूरा जो एरिया है कवर हो रहा है। उसके अलावा हमने बता भी दिया कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का टाइप है ये, तो अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले वेदर आ ही गया आपका। वेदर फोरकास्टिंग में पोलर सैटेलाइट कैप्चर डिटेल्ड इमेजेस ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, वेदर पैटर्न्स एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। डिटेल्ड क्या करता है, पिक्चर लेता है वेदर की, क्लाउड्स की, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की। दीज डेटा आर क्रूशियल फॉर एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग, सीवियर वेदर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग हरिकेन, साइक्लोन एंड स्टॉर्म्स। ये मैंने इतनी डिटेलिंग इसलिए दी है कि आप याद रखिए कि अगर पोलर सैटेलाइट एंड इट्स यूजफुलनेस आ जाता है किसमें, 200 वर्ड्स में, ठीक है, तो सीधी बात है आपको पोलर सैटेलाइट के बारे में भी थोड़ा ज्यादा बताना पड़ेगा और फिर उसके यूजेस बहुत ज्यादा बताने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज जो है डिटेल में बताया कि अगर सेम क्वेश्चन आता है आपका किसमें, 200 वर्ड्स में भी, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये वेदर वाला हो गया, वेदर के बाद ये इन्वायरमेंट का हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम, जितनी भी अर्थ से रिलेटेड चीजें हैं, वेदर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंटिफिक रिसर्च, डिजास्टर मैनेजमेंट। मैंने बोला कि जैसे ही हम पता लगा लेंगे वेदर पैटर्न्स का, हमें हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन, इन सारे चीजों के बारे में भी पता चल जाएगा। तो हम सेकंड नंबर पे आ गया आपका इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग। दे एड इन ट्रैकिंग क्लाइमेट पैटर्न्स, स्टडीइंग इकोसिस्टम हेल्थ एंड मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीजों के लिए भी आपका पोलर सैटेलाइट ही यूज करेंगे हम मॉनिटरिंग करने के लिए इन्वायरमेंट को, ठीक है। जैसे कि आपको बताया क्या पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन कैसा है, कितना है, कहाँ पे बढ़ रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर साइंटिफिक रिसर्च, दे मॉनिटरिंग ओजोन लेवल, मतलब आपका पोलर सैटेलाइट ही ओजोन लेवल भी जो क्या करता है, मॉनिटर करता है। मेजरिंग सी सरफेस टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर आपका मेजर करता है। एनालाइजिंग एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्टडीइंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ओजोन लेयर,
इन सब चीज़ों के बारे में भी वो साइंटिफिक रिसर्च करके है, मतलब डेटा पूरा इकट्ठा करके पोलर सैटेलाइट देता है। तो पोलर सैटेलाइट का आप देख रहे हैं बहुत सारा काम है। अर्थ ऑब्जर्वेशन में भी सारी चीज़ें, वेदर भी कर रहा है, इन्वायरमेंट भी कर रहा है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ओजोन लेयर हो गया, सारी की सारी चीज़ें क्या कर रहा है, वो डेटा इकट्ठा कर रहा है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, दे असिस्ट इन assessing the impact of natural disaster like earthquake, floods and wildfires, facilitate rescue and relief of operations। मतलब जैसे ही आपका कोई डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक आता है या फिर सुनामी आती है, कुछ भी, तो जो हमें एक डेटा चाहिए होगा कि उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कितने ज़्यादा लोगों तक वो जाएगा, कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा, या फिर हमें जो रिस्क असेसमेंट कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पोलर सैटेलाइट, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन में पोलर सैटेलाइट ऑल्सो सर्व एज कम्युनिकेशन रिले फॉर रिमोट रीजन्स। रिमोट रीजन के लिए हम ये कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं पोलर सैटेलाइट, प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन लिंक्स फॉर साइंटिफिक एक्सपीडिशंस, रिमोट मॉनिटरिंग एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन सर्विसेज। जैसे कि आपका अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया, ऐसे रीजन्स में जाके लोग रिसर्च करते हैं, तो वहां पे कम्युनिकेशन हम किसके थ्रू करते हैं, आपके पोलर सैटेलाइट के थ्रू करते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है 200 वर्ड्स में भी, तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे। अभी 50 वर्ड्स में, अब ये देखिए 50 वर्ड्स के लिए थोड़ा ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा इसीलिए करवा दिया जिससे आप एक दो चीज़ें अपने से और ऐड कर दें, डिजास्टर मैनेजमेंट में, साइंटिफिक रिसर्च में, इन्वायरमेंट में और सारी चीज़ें कर दें कि हम कैसे इसका यूज़ करेंगे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए। ये आपका क्या हो गया, यूज़ हो गया पोलर सैटेलाइट का, और पहले हमने बता दिया पोलर सैटेलाइट। आप चाहें तो डायग्राम भी बना के बता सकते हैं कि आपका हो गया अर्थ, और अर्थ में पोल से होके ये सैटेलाइट जो है वो क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर पॉन्ड एंड इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इट्स वेरियस ट्रॉफिक लेवल एंड गिव सुटेबल एग्जाम्पल। हमें ट्रॉफिक लेवल बताने हैं और एग्जाम्पल के साथ बताने हैं। तो आपको पता है कि आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे पूरे ट्रॉफिक लेवल का, सबसे नीचे कौन, फिर ऊपर, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम इंक्लूड, सबसे पहले प्रोड्यूसर, तो आपको पता है पॉन्ड में भी सबसे नीचे जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोड्यूसर, एक्वेटिक प्लांट्स जिनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, तो यहाँ पे आ गया आपका फाइटोप्लैंक्टन्स, सबसे नीचे तो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स आ गए, तो आप चाहें तो डायग्राम बना के बता सकते हैं। फिर एल्गी दैट यूज सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, हमने बता भी दिया ये खुद प्रोड्यूसर हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स या और एल्गी, ये दोनों आपको मिलेंगे किसमें, प्रोड्यूसर लेवल पे सबसे नीचे, ठीक है, आपके पॉन्ड इकोसिस्टम में। फिर दूसरा आ गया प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म लाइक जूप्लैंक्टन्स, तो सेकंड में आपका आएगा जूप्लैंक्टन्स, ठीक है। एंड स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स दैट फीड ऑन प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर को खाएंगे, आपका दूसरे नंबर पे आ गया जूप्लैंक्टन्स। सेकेंडरी कंज्यूमर देखिए, सेकेंडरी कंज्यूमर ये यहाँ से आपका ऊपर जा रहा है, ये आपका हो गया प्रोड्यूसर, ठीक है। आप डायग्राम जरूर बनाइएगा जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बातें आपके डायग्राम में ही इंक्लूड हो जाएं। ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रेडेटरी ऑर्गेनिज्म सच एज इंसेक्ट्स एंड स्मॉल फिश दैट फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, तो इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे आपके स्मॉल फिश, ठीक है। जूप्लैंक्टन, आपका फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर जूप्लैंक्टन्स, फिर स्मॉल फिश। फिर जो आपका टर्शरी कंज्यूमर है, टॉप प्रेडेटर्स लाइक लार्ज फिश, तो यहाँ पे आएंगे आपकी लार्ज फिश, ठीक है। उसके साथ साथ आपके बर्ड्स आएंगे, जो आपके बर्ड्स खाते हैं मछलियों को, बर्ड्स आ गए, ठीक है, दैट फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद आएंगे आपके डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया एंड फंगी दैट ब्रेक्स डाउन ऑर्गेनिक मैटर रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द इकोसिस्टम, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपके जो आपके डीकम्पोजर्स हैं वो आपको मिलेंगे सबसे नीचे, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया और फंगी हो गया, वो क्या करेंगे, जितना भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और जो भी न्यूट्रिएंट थे वो कहाँ चले जाएंगे, फिर से इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉन्ड का इकोसिस्टम का मतलब ट्रॉफिक लेवल हो गया।
ट्रॉफिक लेवल आपने सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बता दिया, अब डायग्राम भी बना देंगे समझाने के लिए कि क्या चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। अब देखिए अगर पॉन्ड का आया है तो सीधी बात है अलग अलग इकोसिस्टम का आ सकता है, ठीक है। ग्रासलैंड का आ सकता है, फॉरेस्ट का आ सकता है, आपके जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनका आ सकता है। तो आप इस हिसाब से ही पढ़िएगा कि कैसे आएगा, तो फिर मैं कैसे उसका मतलब सॉल्यूशन हम करेंगे। ये हो गया आपका पूरा। इन सब चीज़ों में आप डायग्राम जरूर बनाइएगा। जैसे बायो से रिलेटेड कुछ भी है, ये तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो गया आपका, बायो से रिलेटेड भी आता है। तो जैसे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, तो डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश करिएगा जैसे भी आपसे बन रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों में डायग्राम जरूरी हो जाता है, ठीक है। और जैसे आपका ट्रॉफिक लेवल हो गया तो आपने डायग्राम के थ्रू बता दिया ट्रॉफिक लेवल। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। ये आपने लाइन बहुत बार सुनी होगी, उसको फील करके देखिए। अगर आपको सूर्य की तरह पूरे दुनिया पे चमकना है तो आपको उसकी तरह जलना होगा। और इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। तो वो अगर हौसला आपके अंदर है, उतना आपके अंदर साहस है, करेज है, तो आप जरूर इतिहास लिखेंगे। और जितनी भी आपको मैं हेल्प कर सकूंगी जरूर करूंगी। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे सारे टॉपिक्स पे। सारे लोगों को शेयर करिए, मेहनत करिए, अपनी मेहनत पर विश्वास करिए और आने वाले पेपर में बिल्कुल फोड़ दीजिए, ठीक है।